प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि पर आधारित जितने भी सवाल बन सकते हैं। साथ ही साथ आए हुए जो आपके एग्जाम होता है बीटीसी या डीएलएड, उसमें आए हुए वृत्त से संबंधित जितने भी सवाल हैं सबके सब सवाल करेंगे। कुछ सवाल आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सवाल इसके बाद हम और भी करेंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास आपके कम से कम 5 से 8 अंक कवर करने वाली है। 5 से 8 अंक कैसे कवर करेगी मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर हम बात करें जो आज की क्लास है उसमें हम वृत्त की बात करेंगे, अगली जो क्लास है उसमें हम बेलन की बात करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। और उससे जो अगली क्लास होगी उसमें हम शंकु की बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, वृत्त से ही वृत्त के जो जितने भी सूत्र बनते हैं, 2 ही सूत्र बनते हैं वृत्त में, उन्हीं सूत्रों से बेलन के सूत्र बनते हैं और वृत्त के सूत्रों का इस्तेमाल करके ही हमारे शंकु के सूत्र बनते हैं। यह हम यूं कह सकते हैं, वृत्त के सूत्र से बनेंगे बेलन के सूत्र और बेलन के सूत्र से बनते हैं शंकु के सूत्र। अगर हम वृत्त की बात करेंगे तो 2 से 3 अंक आपके कवर होंगे आज की क्लास से, जिसमें हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेलन और शंकु ये आपकी एक ही इकाई है। ध्यान रहे मेरे प्यारे साथियों, आप जब सिलेबस अपना उठा के देखोगे तो सिलेबस में एक इकाई दे रखी होगी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरी इकाई का नाम होगा वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। तो दोनों को हम आज ही पढ़ लेंगे क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, वैसे अलग अलग इकाई दे रखी है आपके सिलेबस में, लेकिन हम एक साथ में पढ़ेंगे। इसी तरह से बेलन और शंकु की बात करेंगे तो ये भी आपका बेलन तथा शंकु के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही इकाई है, लेकिन पहले हम बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे, इसके बाद शंकु का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका हर एक लेक्चर से, हर एक क्लास से कम 2 से 3 नंबर कवर होंगे। अच्छा, मैंने बोला आपसे 5 से 8 नंबर क्यों? 5 से 8 इसलिए प्यारे साथियों, देखो ध्यान रखेंगे, हर बार 2 प्रश्न पूछे गए वृत्त से। 2 प्रश्न जनरली जो है, एक बहुविकल्पीय और एक आपका अतिलघुत्तरीय पूछा गया है। लेकिन पिछली बार नहीं, मतलब 2018 की बात करेंगे तो ये 2 अंक का प्रश्न पूछा गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक तो आपका 1 नंबर में पूछा गया और एक बार 2 नंबर का पूछा गया। तो आप ये मान के चलो कि 2 से 3 नंबर के आपके प्रश्न वृत्त और वृत्त से ही पूछे जाएंगे। फिर हम बात करेंगे बेलन और शंकु की। तो बेलन और शंकु की बात करेंगे तो जनरली इसमें 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक का प्रश्न एक पूछा जाता है, साथ ही साथ 1 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप मान के चलो 2 4 5 और मतलब 5 से जाके 5 6 7 8 आप मान के चलो। कई बार इससे ज़्यादा का ही पूछा गया है, 2 अंकों से ज़्यादा का पूछा गया। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो, ओवरऑल 5 से लगभग 7-8 अंकों का ये पोर्शन कवर हम लोग करेंगे। तो शुरुआत वृत्त से होगी, जाएंगे शंकु तक। बात समझ में आ रही? शुरुआत करेंगे वृत्त से, जाएंगे कहां तक हम लोग? शंकु तक। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे महारथियों, अब हम जब वृत्त की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। वृत्त के बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, जो बेसिक नॉलेज बनती है वो पता होना चाहिए। तो जो पहला प्रश्न आपके मन में आएगा वो ये कि सर वृत्त होता क्या है। तो वृत्त की बात करेंगे। वृत्त एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी किसी बिंदु से चारों तरफ की जो दूरी होती है वो समान होती है। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसे करके पॉइंट बनता है, ये पॉइंट है। इससे हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ समान दूरी रखते हुए एक ऐसी आकृति बना रहे हैं। तो जो बिंदु से दूरी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जितनी होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक होगी, उतनी यहाँ से यहाँ तक, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। इस ज्यामितीय आकृति जो वृत्त है, ठीक है, इसकी बिंदु से चारों तरफ दूरी कैसी होती है? समान होती है। अच्छा, इस दूरी को हम प्यारे महारथियों बोल देते हैं क्या? त्रिज्या। इस दूरी को हम प्यारे महारथियों बोल देते हैं क्या? त्रिज्या। इतनी बात यहां तक सभी साथियों के लिए क्लियर हो रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, ठीक, जो हमारे पास जो चारों तरफ का भाग है इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। ठीक, और जो अंदर की जो पॉइंट है इसको हम केंद्र बोलते हैं। ये हमारी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस जिसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ओके, अब मान लीजिए मैंने क्या किया
ये आपकी परिधि है, चारों तरफ का भाग, ये परिधि है। परिधि पर मैंने दो बिंदु ले लिए ऐसे करके, एक बिंदु इधर ले लिया मैंने, एक बिंदु इधर ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो परिधि पर उपस्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, ये आपकी कहलाती है क्या, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सभी महारथियों के लिए क्लियर है। देखिए, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगे, पढ़ने में मजा आए, तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, आप तुरंत लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने बोला कि एक ऐसी जीवा, देखो ये जीवा हो गई, कहीं पर बनाओ, ऐसे बनाओगे ये भी जीवा होगी, ऐसे बनाओ ये भी जीवा होगी, ऐसे बनाओगे ये भी जीवा होगी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, एक ऐसी जीवा जो आपका केंद्र से होके जाए, ये केंद्र है आपका, ऐसी जीवा जो आपकी केंद्र से होके जाती है, ये कहलाती है व्यास। बात इतनी क्लियर है सभी महारथियों के लिए, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। प्यारे साथियों, ये चारों तरफ का दिख रहा है, ये परिधि है, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। एक ऐसी रेखा जिसके दोनों सिरे, एक ये सिरा, ये रेखा है, इसके एक सिरा और ये दूसरा सिरा, दोनों सिरे परिधि को स्पर्श करते हैं, कहलाती है जीवा। एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाती है कहलाती है व्यास। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। इतनी बात क्लियर है सभी महारथियों के लिए? बिल्कुल, इतनी बात सभी महारथियों के लिए क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, आपसे कोई खास प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस ध्यान आपको इतना रखना है, क्या आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें बस छोटे से 2 फॉर्मूले बनते हैं। ये मान लीजिए मैंने व्रत बनाया आपका, ये मैंने आपका व्रत बनाया, ठीक, मैंने ये व्रत बनाया, ये आपका केंद्र है, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, मैंने जो पहली बात यहाँ पर लिखी है, पहली बात मैंने प्यारे साथियों क्या लिखी यहाँ पर, मैंने लिखा व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बनेगा, एक फॉर्मूला छोटा सा और बनेगा, वो क्या बनेगा? वृत्त की परिधि या परिमाप कह सकते हैं। परिधि ये क्या होती है? 2 पाई आर। ये क्या होती है? 2 पाई आर। बस इतना सा आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। आपको सारे सवाल इन्हीं से हो जाएंगे आसानी से, इन्हीं से आपके सारे के सारे सवाल, सभी सवाल आसानी से हो जाएंगे। सब कुछ क्लियर बताओ यहाँ तक। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसका कारण क्या है प्यारे साथियों? अगर मान लीजिए आपने ऐसे ये व्यास बनाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या को जोड़ेंगे यानी 2 गुना त्रिज्या करेंगे तो क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। तो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। बस इतना से याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें स्पेशल याद नहीं रखना है। बस इतना और याद रखना है कि अगर हम इनकी इकाई की बात करेंगे, इनकी इकाई की बात करेंगे यानी कि यूनिट की बात करेंगे, इकाई क्या होगी? ध्यान रखेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों सेंटीमीटर में दे रखी है त्रिज्या तो आपका वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आएगा। अगर मीटर में दे रखी त्रिज्या तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करेंगे तो बेहद आसान सी बात, जो आपकी त्रिज्या होगी वही आपकी इकाई होगी। किसकी? परिधि की। क्या होगी? सेम होगी। जो त्रिज्या जिस इकाई की, जिसमें आपकी त्रिज्या दे रखी होगी उसी में आपकी परिधि बनेगी। ठीक है,
अगर मिलीमीटर होगा, मान लीजिए मिलीमीटर में दे रखा है त्रिज्या और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो मिलीमीटर का स्क्वायर यानी वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा। अगर आपकी परिधि निकालनी है तो भी आपका क्या होगा, त्रिज्या अगर मिलीमीटर में है तो परिधि भी मिलीमीटर में होगी। चलो अब प्रश्न करेंगे, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, अब होता क्या है ना, आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है इनमें। कन्फ्यूजन आपको क्या होता है कि भाई कई बार आप सोचते हैं कि परिधि होती है पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल को 2 पाई आर बोल देते हैं। तो आपके लिए इन दोनों में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए, आपने जब हम लोग कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो आपने नाम कहते हुए सुना होगा, बोले 100 वर्ग गज जगह है, सुना है ना, बोले 100 वर्ग मीटर जगह है, 200 वर्ग मीटर जगह है, 200 वर्ग फीट जगह है, 150 वर्ग गज जगह है। तो वर्ग अगर हम जगह नापते हैं तो वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग गज में नापते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी जगह का। तो सेम बात समझ में आ रही होगी, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो क्षेत्रफल किस में आ रहा है हमारा, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग मिलीमीटर, इस तरह से बनता है। तो स्क्वायर लगा है इसका मतलब वर्ग, और वर्ग लगा है इसका मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब प्रश्नों को करते हैं फटाफट। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ एक दो सवाल, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, मैंने बोला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7/2 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निकालो, इसकी परिधि निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बेहद आसानी से कर पाओगे। मैंने बोला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7/2 सेंटीमीटर, परिधि निकालना है और क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। अब मेरे प्यारे साथियों आसानी से कर पाओगे। परिधि होती क्या है, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का मान कितना लगाओगे, 22/7, राइट, बहुत बढ़िया। आर कितना हमारे पास 7/2, बिल्कुल बेहद आसान। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 22 होगा। इकाई क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखो जब तक इकाई आप नहीं लिखोगे आपका सवाल अधूरा माना जाएगा, आपके अंक कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा भाई अगर सेंटीमीटर है तो परिधि भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने बताया आर स्क्वायर, यानी वर्ग लगा होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमेशा ध्यान रखेंगे 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2, आर कितना है 7/2, बात समझ आ रही। और इसका स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर का मतलब प्यारे साथी 7/2, 7/2 दो बार लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 11 में कितना 22 हो जाएगा, 11 सत्ते कितना 77, 77 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 2 पंजे 10 हो जाएगा 38.5। ध्यान रखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बढ़िया, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मैंने एक त्रिज्या ले ली थी 7/2 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निकाल के, परिधि कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे करके निकालते हैं, इतनी बात सभी साथियों को अच्छे से क्लियर यहाँ तक हो रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करो, बेहद आसान सवाल होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। अभी आप जब सवालों को करोगे ना तो आपको लगेंगे बेहद आसान सवाल। देखिए ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है मेंसुरेशन का जिसमें वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, वृत्त पढ़ते हैं, हमारे शंकु पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं, गोला पढ़ते हैं, ये सब आकृतियों के आयतन, क्षेत्रफल वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है आप सभी साथियों के लिए। ध्यान रहे मेरे प्यारे महारथियों, ये टॉपिक केवल आपके डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ये टॉपिक आपका यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा,
मैं इतना कह सकता हूं, और ख़ास बात यह है कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जब समझते हुए चलोगे ना, चीज़ों को अच्छे समझते हुए चलोगे, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने हालांकि यहाँ पर आपको फार्मूला लिखा कि परिधि का होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। अब जो बेलन के सूत्र बनेंगे, उसमें वृत्त के जो सूत्र हमने पढ़े हैं, इनमें थोड़ा सा कह सकते हैं ऊंचाई फैक्टर और ऐड हो जाएगा, आपके सीधे सीधे बेलन के सूत्र बन जाएंगे आसानी से। बात समझ आ रही है? तो अगर वृत्त के सूत्र याद हैं तो बेलन के सूत्र अपने आप से बन जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और शंकु के सूत्र भी आसानी से बन जाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। चलो अब फटाफट से हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक वृत्त का व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि पूछी गई है। देखो मैं आपको बता दूं बेहद आसान तरीके से, जो चीज़ पूछी होती है ना, उसका चुपचाप पहले लगा लेते हैं फार्मूला। देखो हमसे पूछा है वृत्त की परिधि, जो पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, इसमें वृत्त की परिधि पूछी है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्या पूछा है इसमें? वृत्त की परिधि पूछी है। तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बताया वृत्त की परिधि होती क्या है मेरे प्यारे से महारथियों, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। परिधि होती है 2πr, और r क्या यहाँ पर? त्रिज्या। प्यारे साथी, सवाल में त्रिज्या नहीं दे रखी है, हमें सवाल में दे रखा है व्यास, कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर है। अभी हमने एक बात पढ़ी, क्या जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यही तो पढ़ा है ना। यहां से हम ऐसे कह सकते हैं मेरे प्यारे महारथियों की त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होगी, ये भी तो कह सकते हैं ना, त्रिज्या व्यास की आधी होगी। बेहद आसान सी बात है। तो अगर 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले त्रिज्या निकाल लोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करके त्रिज्या कितनी निकल आएगी? 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या? त्रिज्या। इतनी बात क्लियर? अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो यार, इतना आसान सवाल हो गया। 2 × पाई का मान 22/7। अच्छा, इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 12π, 6π, 7π, है ना, 2π। तो पाई का मान इसका मतलब रखना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका पाई दे रखा है ऑप्शन में, इसका मतलब पाई को ऐसे ही रहने दो, 2π। त्रिज्या कितनी रखोगे? 6। 6 दूनी कितना? 12, 12π। अच्छा, इसकी इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर में है, देखो तो परिधि भी सेंटीमीटर में रहेगी, तो 12π सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ था ऑप्शन, 12π सेंटीमीटर, 6π सेंटीमीटर, 7π सेंटीमीटर, 2π सेंटीमीटर, लेकिन मैंने थोड़ा स्पेस ना होने की वजह से इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो जब भी क्षेत्रफल या फिर परिधि लिखेंगे तो कंप्लीट इकाई के साथ में लिखेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन में अंक कट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन दे रखा है तब तो केवल आपको ऑप्शन लिखना होता है। बात क्लियर है? तो सीधी सी बात है, कई बार आपको क्या होगा, डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी होगी, कई बार आपको व्यास दे रखा होगा। अगर त्रिज्या दे रखी तब तो बहुत अच्छी बात है, सीधे सीधे हमें फॉर्मूला लगा देना है, 2 लाइन का सवाल बनेगा। या फिर अगर हमें व्यास दे रखा है तो व्यास से त्रिज्या कैसे बनाएंगे? व्यास को 2 से भाग करके त्रिज्या बना लेंगे। है ना आसान सवाल? बताओ, बिल्कुल आसान सवाल है। चलो, मैंने कहा जिसका जो भी आपसे पूछा जाए या जो भी आपको वैल्यू दे रखी होती है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो, अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल बहुत प्यारा सवाल है। वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो भाई क्षेत्रफल दे रखा है 8800। सॉरी, हाँ, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 8800 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो मैंने कहा कि भाई क्षेत्रफल दे रखा है, जो चीज दे रखी है वो लिख लो चुपचाप। बहुत आसान तरीका। देखो होता क्या है, इस टॉपिक के सवाल दिक्कत कहाँ करते हैं कि सर शुरुआत कहाँ से करी जाए। सबसे जो बड़ी दिक्कत रहती है शुरुआत कहाँ से करी जाए। तो शुरुआत करने का बेहतर तरीका, मोर देन 95% सवालों में शुरुआत वहीं से करो जो चीज आपको गिवन है। तो क्या दे रखा है इसमें? क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का, तो क्षेत्रफल बराबर हमने लिख लिया 8800 वर्ग सेंटीमीटर।
बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है ना? बिल्कुल बेहद आसान है। अब देखो क्षेत्रफल दे रखा है 8800 और क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दो। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। होता है नहीं होता बताओ? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। और ये दे कितना रखा है? 8800। 8800 बताओ। अच्छा पाई का मान लगा दो 22/7 और आर स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 88 और 00। देखो 22 से काट दो, 22 चौक 88 और 2 0 आपका ऐसे ही रहेगा। अच्छा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 × 7। ये इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बेहद आसान सी बात है। अब मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि जो वर्ग लगा होता है दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है। सबको दिख रहा है? वर्गमूल में चेंज हो जाता है। ठीक है इतनी बात? बहुत ही सुंदर। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों 400 का वर्गमूल तो आपका पता है 20 आ जाएगा। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका रूट में ही रह जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो आपका रूट में ही रह जाता है। यानी r बराबर कितना आ जाएगा? 20√7। इकाई किस में होगी? सेंटीमीटर में, क्योंकि भाई क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब त्रिज्या सेंटीमीटर में रही होगी। ये इसमें भी ऑप्शन दे रखे थे लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैंने ऑप्शन इसके लिखे नहीं हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? 20√7 इसका आंसर होगा। बताओ सवाल सबको समझ में आया? सवाल सबको समझ में आया होगा? बेहतर सवाल, अच्छा सवाल है। चलिए अब देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता है तो बस आपस में इक्वल कर दो, कैलकुलेशन ही करनी होती है। अब देखो मेरे प्यारे महारथियों अभी तक हम 2 सवाल कर चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो पहला सवाल ये और दूसरा सवाल ये कर चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है तीसरा उसको करते हैं। देखो ये बेहतरीन सवाल है, ये बेहतरीन सवाल। अच्छा इस सवाल को करने से पहले मैं एक छोटा सा एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है भाई? एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए मैंने बोला कि 2 वृत्त हैं। सुनिएगा मेरे ध्यान से बात। मैंने बोला भाई 2 वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्या में अनुपात 2:3 है। अच्छा अनुपात का मतलब बटे ही तो होता है, अपॉन तो होता है। 2/3 है या 2/3 है। इतनी बात समझ आ रही है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सी बात। अब मेरे प्यारे साथियों मैंने बोला कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। बात क्लियर है यहां तक? क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। तो प्यारे साथियों क्या करोगे? एक बात बताओ पते की कि भाई अगर त्रिज्या r, देखो r1 और r2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 वृत्त हैं। अगर एक वृत्त है तो कोई r1 और r2 लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल r लिख सकते हैं। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर 2 वृत्त हैं इसलिए मैंने एक को r1 से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है मैंने उसको r2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा। क्षेत्रफलों में अनुपात का मतलब जो पहला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई r1² लिखोगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? पाई r2² लिखोगे। बात क्लियर हुई? बिल्कुल बात समझ आ रही है ना? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² होता है, लेकिन त्रिज्या पहले की r1 है तो r1² लिख दिया, दूसरे की त्रिज्या r2 है तो उसको हमने r2² लिख दिया। अब मेरे प्यारे महारथियों आसानी से पाई कैंसिल भी हो गया। अच्छा r1 अगर देखोगे ध्यान से, चाहे इसको एक काम कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो भाई r1 का भी स्क्वायर है और r2 का स्क्वायर है। चाहे r1² और r2² अलग अलग लिखा हुआ है, चाहे तो एक साथ में लिख के उसके होल पावर में 2 लगा दो। अब मेरे प्यारे साथियों r1/r2 है कितना? 2/3। यानी कि आप क्या कर सकते हो? 2/3 की पावर में 2 आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों में अनुपात हो जाएगा। क्षेत्रफलों में अनुपात हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर अच्छे से हो रही है? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त।
देखो कई बार ऐसा होता है, मैंने पहले ही आपसे बोला है, देखो यार इतनी बात आपको समझनी होगी, आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ ये बात अलग है कि आपने मैथ पर, गणित पर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। अब चाहे उसके पीछे रीजन ये रहा हो कि आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया हो, चाहे इसके पीछे रीजन ये रहा हो कि आपको पढ़ाने वाला टीचर अच्छा ना मिला हो, चाहे आप बचपन में कोई कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हो जिसकी वजह से आपने मैथ पे फोकस अच्छे से नहीं कर पाए। तो लेकिन आपने हिंदी भी अच्छे से पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, साइंस भी पढ़ी है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, ड्राइंग भी पढ़ी होगी। मतलब क्या है, आपने अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं और आप में से बहुत सारे साथियों को, किसी को मैथ अच्छे से आता होगा, किसी को इंग्लिश अच्छे से आती हो, किसी को हिंदी अच्छे से आती हो, किसी को आपका साइंस अच्छे से आता होगा, किसी को सोशल साइंस अच्छे से आता होगा। कहने का मतलब क्या है, हर किसी का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम अदर सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। एक बात समझने की आवश्यकता है कि आपका 25 अंक का ये पेपर है, इस बात को समझने की आपको आवश्यकता है। और 25 में से आपको पता है पास होने के लिए 50% यानी 12 अंक आपको लाने होते हैं। और 12 अंक लाने के लिए आपको इतनी बात समझनी होगी कि जितने भी टॉपिक हैं, मैं 12 अंक की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल पासिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो फुल के जितना भी है, मतलब 25 में 25 की तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 25 के 25 अंक आपके तभी आ पाएंगे जब आपका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने कर्णली घातांक छोड़ दिया, मैंने वर्ग और वर्गमूल छोड़ दिया, बाकी टॉपिक कर लिए। क्योंकि आप अपने पेपर्स को उठा के देखोगे, जो पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं उनमें उठा के देखोगे तो लगभग हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। किसी से 1 प्रश्न पूछा गया, किसी से 2 प्रश्न पूछे गए, किसी से 3 प्रश्न पूछे गए। इस बात को आपको समझने की अच्छे से आवश्यकता है। और यही कारण है कि आप लोग करते क्या हो, एक तो मैथ से वैसे ही डर लगता है ना, उसका इतना खौफ है आपके अंदर बैठा हुआ, इतना डर बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूँ 95% से ज़्यादा हमारे साथी ऐसे हैं, 5% छोड़ दिए जाएं थोड़े से जो जिनका मैथ बैकग्राउंड रहा होता है, मैथ में अच्छे होते हैं, बाकी 95% अपने साथियों को देखा जाए तो उनको मैथ से इतना डर लगता है जितना और किसी वस्तु से, किसी इंसान से डर नहीं लगता होगा। ठीक है, मैथ के नाम से ही डर लगता है। तो ये चीज़ हटा दो अपने दिमाग से। ठीक है, आपने इंग्लिश सीखी है ना, आपने हिंदी सीखी है, ये सब्जेक्ट सीख लिए ना, तो क्या मैथ इनसे ज़्यादा टफ है? नहीं भाई, इंग्लिश भी आपने सीख लिया, इंग्लिश तो आपकी टफ लैंग्वेज मानी जाती है, तो मैथ भी आप सीख सकते हो, बशर्ते थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, हमारे साथ लगे रहने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन भर मैथ को समय दो, आप क्लास डेली, जब भी क्लास हो, वैसे मैं डेली क्लास लेने की कोशिश करूँगा, जब भी आपकी क्लास हो आप उस समय क्लास में लाइव अटेंड करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, आपके पास जो भी बुक है उससे प्रश्नों को लगाओ, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओगे मैथ को तो सीधी सी बात है बैक लगना तय है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपकी बैक लगे, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात एक ना कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बैक लगना निश्चित है, क्योंकि सिलेबस आपका आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर कठिन नहीं है तो आसान भी नहीं है, कठिन नहीं है तो आसान भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर भी लापरवाही आपने बरत दी, थोड़ी सी लापरवाही अगर आपने दिखा दी, यकीन मानिए बहुत जल्दी बैक लग जाती है। कारण क्या है कि आपको पता है अदर सब्जेक्ट में अगर आपने जैसे 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, थोड़ा बहुत भी लिख दिया होता है आपने, होता क्या, जैसे मान लीजिए अदर सब्जेक्ट है तो उनमें कहीं ना कहीं आप बना के लिख देते हो थोड़ा बहुत, तो 1 आध अंक मिल जाता है 2 अंकों के प्रश्न में कई बार। लेकिन इसमें आप क्या बनाकर लिखोगे? इसमें सीधे आपका आंसर चेक करा जाता है कि आंसर सही आया नहीं आया, आपने मेथड सही इस्तेमाल किया नहीं किया। सीधे सीधे आता है तब कर पाओगे, नहीं आता नहीं कर पाओगे। इसलिए मैथ में आप देखोगे तो ना सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में ही लगती है। कारण यही है हम लोग अच्छे से मेहनत नहीं करते। अभी आपके पास समय है,
मुझे लगता है कि कम से कम आपको 30-40 दिन का समय अभी है, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 30-40 दिन का समय मिनिमम है। यहाँ से ज़्यादा भी जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 30-40 दिन। 10 क्लास आपकी हो चुकी हैं, 11वीं क्लास चल रही है इस समय। इसके बाद 10, 12, 13 क्लास और भी जाके होंगी, तब जाके हमारा सिलेबस भी हो जाए। अगर आपकी लगातार क्लास चलेगी तो मुझे लगता है कि 10, 12, 15 दिन में हमारा का पूरा सिलेबस निपट जाएगा। आपको आवश्यकता है मुश्किल से, अगर देखा जाए तो हर एक क्लास जो होती है, स्टार्टिंग में मेरी 20 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 25 मिनट, 30 मिनट की क्लास हुई है, लेकिन अब जो क्लास होंगी थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि हर एक टॉपिक आपका एक लेक्चर में निपट जाए। बात सबको समझ आ रही है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, मेहनत करो। अगर मेहनत नहीं करोगे, यकीन मानो आप शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाओगे। एक ऐसा आपके पास सुनहरा चांस है, एक ऐसा आपके पास चांस मिला है। एक तो इलेक्शन है, आपको पता है यूपी में, तो आपके पास चांस बना हुआ है, और दूसरी तरफ आप प्रमोट भी हो रहे हो, तो 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे होंगे, उधर यूपी टेट भी आपका हो रहा होगा। उसके जैसे ही आपका यूपी टेट होगा, 1-1.5 महीने बाद फिर सुपर टेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास सुनहरा चांस है, इधर आपका रिजल्ट आ रहा होगा 4th सेमेस्टर का, उधर आपका सुपर टेट आ रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप अपने आप को संभालोगे नहीं इस समय ना, तो यकीन मानो आप ऐसे बिखर जाओगे, खुद को संभालने का मौका नहीं मिलेगा अगर अभी से नहीं संभाला। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है प्यारे साथियों कि पहली बात तो ये कि आपको डीएलएड के 4th सेमेस्टर के एग्जाम देने, कुछ साथियों के 2nd सेमेस्टर में जिसमें बैक लगी होगी वही देना पड़ेगा, वो एग्जाम भी देना पड़ेगा। 4th सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं। इधर आपका यूपी टेट भी एग्जाम आपका उसी जैसे हमारे 4th सेमेस्टर के जब एग्जाम होंगे उसी के आसपास 15, 20, 25 दिन के अंतर पर संभावना है कि आपका यूपी टेट और सुपर टेट, समझ रहे हैं ना, सॉरी यूपी टेट और सी टेट भी आने वाला है, यूपी टेट भी आने वाला है। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का भी पढ़ना है, सी टेट का भी पढ़ना है, यूपी टेट का भी पढ़ना है, और आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का भी पढ़ना है, और सुपर टेट की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो। अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप सोचो कैसे करके आप 10-15 दिन में पढ़ डालोगे, नहीं पढ़ सकते ना। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। बाकी जितनी हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न, हर एक बात समझ में भी आती होगी। तो ये मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको कुछ फायदा मिलेगा इससे। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अगर मैं पहला वृत्त बोलूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, और दूसरा वृत्त बोलूं, ठीक है, अगर मैं पहले वृत्त की त्रिज्या की बात करूं, या मैं इसको R1 लिख दे रहा हूं, यहां पर पहला वृत्त की त्रिज्या मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात क्लियर है? पहले वृत्त की त्रिज्या को मैं R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 से। ये कह रहे हैं भाई पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। मतलब कहने का मतलब ये है दूसरे वृत्त की त्रिज्या जितनी है उसका 4 गुना पहले वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये 2 है तो ये आपकी है 4, अगर ये 3 है तो ये आप, सॉरी 4 गुनी का मतलब 8 हो जाएगी। अगर ये 3 है तो 3 चौक ये कितनी होगी, 12 होगी। अगर ये 5 है तो 5 चौक ये कितनी होगी, आपकी 20 होगी। बात सबको समझ आ रही है? मतलब कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या पर पहले वृत्त की त्रिज्या डिपेंड है। इतनी बात क्लियर? दूसरे वृत्त की त्रिज्या पर पहले वृत्त की त्रिज्या डिपेंड है। तो अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4x। बेहद आसान सी बात। बोला गया है पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 4x। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों में अनुपात। अनुपात आसानी से निकाल पाओगे प्यारे साथियों। पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर।
पाई से पाई कैंसिल। अच्छा r1 स्क्वायर, r1 कितना है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, r2 कितना हमारे पास x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और x का स्क्वायर ये x स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपका x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर ये नीचे तो 1 रह जाएगा, तो आपका क्या आंसर बनेगा 16/1, या फिर इसको लिख सकते हो 16:1 इसको लिख सकते हो, 16:1 इसको लिख सकते हो। बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। सॉरी, सबको समझ में आ गया? आंसर तो मैंने लिख ही दिया, सभी साथियों को अच्छे समझ में आ गया। फिर समझ लो, सवाल बोला गया था एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जितनी है उसकी 4 गुनी। अगर इसको x मानेंगे त्रिज्या तो ये कितना हो जाएगा 4x। कह रहे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो पहले का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, तो r1 है हमारे पास 4x, तो 4x स्क्वायर, पाई से पाई तो कट गया। अच्छा r2 कितना x, तो ये x स्क्वायर लग जाएगा, x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, नीचे 1 रह जाएगा, तो 16:1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ ठीक है, किसी साथी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये वाला प्रश्न भी हम कर चुके हैं। चौथा प्रश्न देखो, ये तो आसान प्रश्न है। देखो यहां पर कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ये सवाल और ये सवाल क्या सेम सवाल नहीं है? बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें भी क्षेत्रफल दे रखा था, इसमें भी क्षेत्रफल दे रखा है। तो मेरे प्यारे से महारथियों, आप इसको आसानी से कर पाओगे। कैसे करके कि भाई जो चीज दे रखी है वही लिख लो। मैंने पहले ही आपसे बोला है, तो क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता क्या है पाई r स्क्वायर, लगा दो 154, बहुत आसान। पाई का मान 22/7, आसान है भाई, और r स्क्वायर बराबर 154, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा 22 से कट जाएगा, 22 से काटोगे तो 22×7 होता है 154, तो r स्क्वायर बराबर 7 × 7 हो जाएगा इधर आके। तो r बराबर क्या हो जाएगा, चाहे तो 49, या ऐसे कर सकते हो 7 × 7 का वर्गमूल आ जाएगा। कितना आएगा वर्गमूल 7, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब वर्ग सेंटीमीटर में दे रखा है क्षेत्रफल, तो त्रिज्या किस में आएगी सेंटीमीटर में। सबको दिख रहा है? बात सबको समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बेहद आसान सवाल है, बिल्कुल बेहद आसान सवाल है। ठीक है, अब देखो कितनी अच्छी बात है। आप देखो यहाँ पर ये सवाल हो गया, किसी जाति को दिक्कत तो नहीं। 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्षेत्रफल दे रखा था 154 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, बराबर कर दिया, क्षेत्रफल ये लगा दिया हमने, इधर लिखा था 154। पाई का मान 22/7, 22×7 चाहे 2 से काट लेना आप, ठीक है, मैंने डायरेक्ट काट दिया, 22×7 होता है 154। 7 × 7 ये आ गया। अच्छा आपको पता है दो जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर आ जाती है। अब देखो ये सवाल और ये सवाल सेम था, सुनना मेरी बात ध्यान से जो बताने वाला हूं। ये सवाल सेम है क्या? ये सवाल और ये सवाल सेम नहीं? देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल सेम सवाल है, बस संख्या चेंज है। यहाँ पर व्यास 12 सेंटीमीटर था, यहाँ व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। इसमें भी वृत्त की परिधि पूछी गई थी और इसमें भी वृत्त की आपकी परिधि पूछी गई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सवाल कराए हैं ना बिल्कुल इसी तरह का सवाल। मान के चलो कि 99.99% संभावना इस बात की है कि जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको सवाल मिल सकता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इतनी तो गारंटी है ही कि अगर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1 प्रश्न तो पक्का मिलना है, बिल्कुल सेम भाषा का मिलेगा, लैंग्वेज बिल्कुल आपको सेम होगी। एक प्रश्न में थोड़ी सी भाषा चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल पे चलेंगे हम फटाफट से। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो लाइक ठोंक दो फटाफट जल्दी से।
अब नेक्स्ट प्रश्न भी कर लेते हैं फटाफट से। क्या है, एक वृत्त का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हमें जब व्यास दे रखा होता है, ध्यान रखो, जब भी व्यास दे रखा हो तो 2 से भाग करके त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब भी व्यास दे रखा हो तुरंत त्रिज्या निकालो 2 से भाग करके। बात समझ आ गई। अब वृत्त की क्या पूछी है, वृत्त की परिधि पूछी है। और मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 22/7, आर पाई का मान, आर कितना 7, 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर। देखो परिधि की इकाई सेम रहती, जो त्रिज्या की इकाई होगी वही परिधि की इकाई होगी। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में आता। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। जाइए कहीं पर नहीं, अभी इसके बाद अभी मैंने एक सवाल इस पर लिख नहीं पाया हूँ। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। आप मान के चलो यूपी टेट के लिए जो सवाल होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस सवाल के बाद जो सवाल करेंगे, पहले इसको करते हैं। अब देखो ये बेहद आसान सवाल है, बस थोड़ा सवाल में चेंज किया है इनने, आपको परेशान करने का प्रयास किया है, लेकिन परेशान कर नहीं पाए हैं। ये आपको करने का प्रयास तो किया है ना, लेकिन कर नहीं पाए परेशान आपको। ये हमारे पास आकृति है। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। मतलब जो वर्ग बन रहा है हमारे सामने, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो पता है ना, नहीं पता तो समझ लो। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं, स्क्वायर में चारों भुजाएं कैसी होती, समान होती हैं। एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। एक वर्ग है, इसमें अंदर भुजाओं को ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इनको स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो सुनना जो बताने जा रहा हूं। कई बार हमें सवाल में डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी होती है। कई बार क्या होता है, हमें डायरेक्ट त्रिज्या ना देकर या तो हमें व्यास दे देते हैं, या फिर कुछ इस तरह से घुमा फिरा के सवाल देते हैं कि आपको पहले त्रिज्या निकालनी पड़े। बात समझ आ रही है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको डायरेक्ट त्रिज्या देते हैं तब तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने बोला त्रिज्या इतनी है, क्षेत्रफल बताओ, आसानी से निकाल लोगे। मैंने बोला त्रिज्या भाई 7 सेंटीमीटर है, परिधि निकालो, आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आपको थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़े, थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़े। मशक्कत करने से मतलब है कि आपको थोड़ा फंसाना चाहता है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको वास्तव में रटा हुआ आपने सब रट रखा है या थोड़ी बहुत आपके अंदर समझ भी है। तो एग्जामिनर जो है आपकी समझ को पहचानना चाहता है कि आप में कितनी समझ है, क्या वास्तव में आपको रटा है या आपने समझा है। बात समझ आ रही? तो समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो, रटने का प्रयास ना किया करो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब मेरे प्यारे महारथियों, एक बात समझने की आवश्यकता है कि अगर इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त की पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर ध्यान से देखोगे, इसको मिटा दूं पहले, अभी समझ में आपको आएगा। अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना आई है 28, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 28 होगा। यानी कि जितनी वर्ग की भुजा है बराबर किसका होगा, वृत्त के व्यास के। बेहद आसान सी बात। और व्यास दे कितना रखा है, 28 सेंटीमीटर। मतलब भुजा अगर 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का ये व्यास होगा, नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 28 होगा। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 28 होगा, तो ये भी क्या बनेगा, हमारा व्यास बनेगा। अब हमारा क्या है कि हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। त्रिज्या बराबर आपको पता है व्यास का आधा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान 14 × 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना होगा, 44 × 14, 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, 616
वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आई होप आप सवाल समझ पा रहे होंगे। जितना हमारा वर्ग है, वर्ग का भुजा है, उतना ही तो व्यास होगा। तो व्यास 28 सेंटीमीटर हो गया। अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की। तो 14, देखो 2 से काटो तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14 लगा दोगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14, 14 चौका 56, 5 हासिल का, 14 चौका 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी हम लोग कर लिए हैं। यहां तक बताओ। अब आपका एक सवाल बच रहा है, अभी कराएंगे, ठीक है, कहीं भी नहीं जाना, अभी हम करेंगे, अभी बिल्कुल अभी करेंगे, ठीक है। यहां तक बताओ, सबको समझ आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मैंने सवाल लिख रखा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको मिटा दूं मैं फटाफट से, तभी करते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, इसके बाद आपकी क्लास रात 9 बजे यूपी टेट की क्लास होगी। इसमें हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। तो कहने का मतलब क्या है, आपको साथ ही साथ यूपी टेट का भी पढ़ना है। तो यूपी टेट की भी क्लास अभी से करते हुए चलो, ज़्यादा बर्डन ना लो, बस नोट्स बनाते हुए चलो, बस इतना करते हुए चलो। और जो आपको प्रश्न दी जा रहा है उतना सॉल्व करते हुए चलो, ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है अपने 4th सेमेस्टर पर। 4th सेमेस्टर में बैक ना लगे, ध्यान रखिएगा। चलो प्रश्न लिखते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न, छोटा सवाल है। क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों, ये बेहतरीन सवाल है। बीटीसी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा? ये सवाल आपका बीटीसी 2018 में पूछा हुआ, सॉरी 2017 में पूछा हुआ आपका ये सवाल है। सवाल को फिर समझिएगा, सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन मैं बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा? देखो आपने देखा होगा साइकिल, देखिए ये साइकिल का पहिया मान लीजिए, इसका व्यास दे रखा है कितना? 77 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी 77/2 सेंटीमीटर। इतनी होगी, त्रिज्या नहीं होगी, पहले बता दो मेरे को। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? त्रिज्या आधी होती है ना व्यास की। व्यास हमारे पास है कितना? 77 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 77/2। देखो हमने क्या करना है, 0.242 किलोमीटर चलना है, तो कह रहे कितने चक्कर लगाएंगे, पहिया कितनी बार घूमेगा, इतनी दूरी तय करनी है, पहिया कितनी बार घूमेगा। तो कैसे भी करके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लीजिए 10 किलोमीटर या 10 मीटर की दूरी चलनी है आपको। सुनना मेरी बात ध्यान से, 10 किलोमीटर की दूरी चलनी है। मैंने बोला कि एक चक्कर में 2 मीटर चलता है। बात समझ आ रही है? पहिया जो है साइकिल का, एक चक्कर पूरा होता है तो 2 मीटर की दूरी तय कर लेता है। समझ आया? अगर पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो 2 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो 10 मीटर की दूरी कितने चक्कर में तय करेगा? तो क्या करोगे भाई, 2 मीटर एक चक्कर में, 10 मीटर क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 5 चक्कर लगेंगे। यानी दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। यही तो मतलब बन रहा है, यही तो मतलब बन रहा है ना। मैंने बोला कि 10 मीटर की दूरी तय करनी है आपको,
ठीक है। और 1 मीटर, 1 चक्कर में पहिया जो है 2 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो कितने चक्कर लगाएगा पहिया? तो बेहद आसान सी बात है भाई, 2 मीटर में 1 चक्कर, 4 मीटर में फिर अगले 2 मीटर में 1 चक्कर, ऐसे चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है, अच्छा ऐसे काउंट करो लिख लिख के, या फिर डायरेक्टली 2 से भाग कर दो, भाई 2 मीटर में 1 चक्कर लग रहा है तो 10 मीटर में 5 चक्कर लग जाएंगे, यानी कि कुल दूरी बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी, यही तो बन रहा है। यानी कि आपसे बोला जाए कि भाई चक्करों में चली गई दूरी, सॉरी चक्करों की संख्या, ठीक है, चक्करों की संख्या। सुनना मेरी बात ध्यान से, कितने चक्कर लगाए तो उसके लिए क्या है, कुल दूरी, जो आपको कुल दूरी आपसे चलवाई जा रही है कि दूरी तय कितनी करनी है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 चक्कर में चली गई दूरी, साइकिल का जो पहिया है 1 चक्कर में कितनी दूरी चलता है, 1 चक्कर में चली गई दूरी। इतनी बात सबको समझ आ रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुल दूरी तो हमें पता है, कुल दूरी सवाल में पता है, लेकिन हमें 1 चक्कर में चली गई दूरी नहीं पता है। तो बेहद आसान सी बात ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भारतीयों, जब भी आपसे पूछा जाए कि 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा 1 चक्कर में चली गई दूरी होती है क्या, परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर, परिधि के बराबर। कुल दूरी कितनी है हमारे पास, 0.042 किलोमीटर। 1 चक्कर में चली गई दूरी यानी कि परिधि, परिधि क्या होती है, 2πr, पाई का मान 22/7 और r कितना है 77/2, या ऐसे लिख लो 2πr, यहाँ लिख लो, आपको समझ में आ जाए। 1 चक्कर में चली गई दूरी होती है परिधि के बराबर 2 × 22/7 और r कितना है 77/2। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखो 7 और 2 आपका ऊपर पहुँच जाए, या ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो, देखो 7 से ये कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल करोगे ये 11 आ जाएगा। अच्छा ये किलोमीटर में, ये किस में है, सेंटीमीटर में। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में है। तो ध्यान रखो, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा होती है, ये किस में हो जाएगा, मीटर में। और मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा होती है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पे कर पाओगे। इसको चेंज कर लो, ये किलोमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा होगी, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा होगी। इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ तक? थोड़ा सा सवाल परेशान करने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है। सवाल को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बेहद आसान सी बात। जब भी चक्करों की संख्या पूछी जाए तो क्या होगा, कुल दूरी बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी। कुल दूरी का मतलब जो दे रखी होगी सवाल में, 1 चक्कर में चली गई दूरी का मतलब वृत्त की परिधि, परिधि होती है 2πr, 2 पाई का मान 22/7, r का मान मतलब दे रखा है या निकाला है 77/2। अब मेरे प्यारे साथ इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, एक काम करते हैं, देखो इसका पॉइंट हटा लो पहले। अगर पॉइंट हटाओगे तो गोड़े में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 1000 आ जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 11 है तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 22 हो गया, 11 दूनी 22, 22 से कम 22, कितना बचा 100, कितना बचा 100। एक बार फिर समझ लो, अगर समझ में नहीं आया तो इसको मिटाओ, फिर से एक बार और समझ लो। इसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझो एक बार। देखो ये आपका कितना है, 0.242 है। किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से गुणा हो जाएगी, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुणा हो जाएगी। 7 से देखो 7 11 हो जाएगा, 2 से काटो, 2 से 2 कट गया, तो 22 गुणे कितना बचा 11। पॉइंट हटा लो और 1000 आ जाएगा नीचे, 1000 से 1000 कैंसिल, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 से 22 कैंसिल, कितना बच गया, यानी कि 100 चक्कर लगाने होंगे, यानी कि 100 चक्कर लगाने होंगे। बताओ बताओ मेरे प्यारे महारथियों, सबको सवाल क्लियर हो चुके होंगे? जितने भी सवाल आपको कराए गए हैं, सवाल सबको क्लियर हो चुके होंगे। आपके पास जो भी किताब है उस किताब से आप सवाल लगाओ। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी
मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका पूरा हो, फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। बात सबको समझ आ रही है? ध्यान रहे, कम पढ़ना है लेकिन सॉलिड पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है कि सवाल छूटे ना, इस तरह से पढ़ना है कि जो आपको आता है उसमें से सवाल गलत ना हो। ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है। कई बार आप देखते हैं कि आपको सिलेबस के ना बाहर चीज़ें पढ़ाई जाती। मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पर कई बार दिख जाती हैं, कई बार कि अरे इसने मैथ पढ़ाया हुआ, तो मैंने कई बार क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी इंसान से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि मैं ही दुनिया में सबसे बेहतर पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि आपको ऐसी चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। ये विशेष बात है, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे काम का है। बात समझ सबको आ रही है? तो इसलिए मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम का है। जब सीधे सीधे शब्दों में सुन सकते हो, समझ सकते हो कि पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ, नए टॉपिक के साथ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दो फार्मूले मत भूल जाना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त की परिधि होती है 2πr। इन्हीं दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल करके हम चलेंगे अगली क्लास में। बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे और बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का संपूर्ण प्रश्न। मजा आएगा। अगली क्लास देखना ना भूलिएगा। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे। ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा।